स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ मेहमान बने में राहुल महाजन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, संजीत चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी। बड़ी खबर बिहार से। पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जातीय गणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ा दी गई थी। पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के नीतीश सरकार के फैसले को अब रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार द्वारा लाए गए कानून को रद्द कर दिया है। इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करके फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया गया था। आज यह निर्णय सुनाया गया है। याचिकाओं में राज्य सरकार की तरफ से 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी जिसमें एससी, एसटी, ईबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग को 65% आरक्षण दिया गया था। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ 35% ही पदों को सरकारी सेवा में लिया जा सकता था। अब उसके बाद से लेकिन देखिए सब कुछ हो चुका है। ये फैसले तब लिए थे नीतीश जी ने जब वो आरजेडी के साथ सरकार में थे। उसमें उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तेजस्वी यादव, वो बीजेपी के साथ सरकार में है। लेकिन इस मसले को लेकर के यानी जातिगत जनगणना के बाद से बीजेपी भी लगभग इसी लाइन पर चलती रही है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कौन खुश होगा, कौन दुखी होगा, इस पर हम लोग जरा बात कर सकते हैं। समीर जी, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? पहले तो अब ये बहुत से लोगों को मानना था कि फैसला आना ही था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 50% के ऊपर आरक्षण जा नहीं सकता, लेकिन हर बार देखते हैं बहुत सी राज्य सरकारों को ये थोड़ी दिनों के अंदर ये रोग लगता है कि आरक्षण बढ़ा दो 50% से ज्यादा। देखिए, ये निर्णय जो आया है हाईकोर्ट का, ये आना ही था। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 65% का 75% कर दिया था सबको मिलाकर, मतलब ओबीसी को, एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, और 10% जो पिछड़े वर्ग को लेकर जो कर दिया था, 75% का जो आरक्षण चला गया था उसको चुनौती देना तय था और चुनौती दी गई थी। और ये कहा गया था, जिस याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह संविधान के 15(1) और 16(1) का आर्टिकल का उल्लंघन है और इस आधार पर यह खारिज करना चाहिए। और आज हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि नौकरी में समानता अधिकार दिया जाता है, इस आधार पर आप दे नहीं सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका यह उल्लंघन किया जा रहा है। तो यह तय था कि इसे मिलेगा नहीं, लेकिन अब बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़े थे और जिसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा है इसके बाद अब नीतीश कुमार को इसमें विचार करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज का विरोध कर रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी बार बार इसके लिए तैयार नहीं थी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जिस आधार पर आगे बढ़ रही थी उसके फेवर में गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था कि हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहते हैं, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आई है, राष्ट्रपति के पास चली गई है। रोहिणी आयोग हम सार्वजनिक करने वाले हैं। उसको तो भूल ही गए हैं सब, बिल्कुल चर्चा ही नहीं होती। और 2000 इसी प्रोग्राम में आप लोग कभी नाम ले लेते हैं रोहिणी आयोग, राष्ट्रपति को दी थी। और राजनाथ सिंह ने कहा था इस बात का कि 2024 के चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रोहिणी रिपोर्ट पर एक बार बता भी दीजिए ना व्यूअर्स को, रोहिणी आयोग की क्या था, रोहिणी आयोग रिपोर्ट में क्या है? देखिए, रोहिणी आयोग कमीशन बनाया था भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सर रोक रहा हूं सर आपको। इस वक्त शिक्षा मंत्रालय नीट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अहम खबर सुने। अगेंस्ट एनीवन if found involved in any matter which indicate the compromise of examination, स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कम्प्रोमाइज की जा रही है। धन्यवाद। Now the question and answer session, please. Just a second. So now we'll have the question and answer session. Please just introduce yourself before asking. One at a time. One by one. नीरज पांडे, एबीपी न्यूज। मेरा सवाल आपसे ये है, एनटीए को किस प्रकार के इनपुट मिले थे और क्या एनटीए के कुछ ऑफिसर्स या उनके कर्मचारियों का भी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट है या कुछ कोचिंग संस्थानों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है आपको? इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर and check and possible collision at any level. We are again saying collision at any level if found. We are very much ready to take action against anyone.
बट ये मैटर अभी सीबीआई को गया है. वी शुड वेट फॉर देयर रिपोर्ट. थैंक यू. Yes, please. Next question from आपसे प्लीज. मदन जी just a second. आप पूछिए. प्रशांत तो एनडीटीवी से आपने कहा कि टेक्निकल नेचर के इनपुट्स थे. क्या पेपर लीक की शिकायत मिली है, और दूसरा किस इलाके से मिली है इस तरह की शिकायत, अगर आप बता पाए, देश के किस इलाके? So just as supplementary, if you can just give us few more details on the nature of these technical inputs. Is it in the nature of a paper leak या कोई cheating, unfair means? What is it exactly? सर, And इसी which में एक areas चीज़ और जोड़ affected? दूंगा मैं. ये जब पेन पेपर टाइप का एग्जामिनेशन था, ये वाला नेट का, तो साइबर ने आपको इनपुट किस आधार पर दिया, मतलब उसका क्या मतलब है, इससे तारतम्य क्या इन दोनों बातों का? देखिए, जो I4C है, इट वर्क्स एट द डिफरेंट लेवल ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. किसी भी तरह के आपके जो कम्युनिकेशन है, कुछ है, उससे कुछ इंडिकेशन मिले थे. लेकिन चूंकि अभी मैटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिया गया है, एट दिस लेवल इफ यू डिस्क्लोज एनी डिटेलिंग इट में कॉम्प्रोमाइज द इन्वेस्टिगेशन. और ये मुझे विश्वास है कि हम सभी चाहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हों उनके खिलाफ एक्शन हो. अगर डिटेल को ज्यादा डिस्क्लोज किया गया तो इट में अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. दैट्स व्हाई ये जो शिक्षा मंत्रालय की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, जैसे कल यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है, उस पर अभी वो बता रहे थे कि हमें क्या इनपुट मिला था जिसके बिना पर हमने ये परीक्षा रद्द की है. नीट के बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया. अगर इसी नेट को सीबीआई को दे दिया, ये नेट तो सीबीआई को दे दिया गया. अगर नीट परीक्षा को लेकर के कुछ इसमें अहम बात होती है तो वो हम आपको जरूर बताएंगे. लेकिन हम भी फिलहाल बात कर रहे थे बिहार सरकार को झटका जो लगा हाईकोर्ट से, आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, उसको पलट दिया है हाईकोर्ट ने और कहा है सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का, पुराने जो आदेश है उनका उल्लंघन है, ये नहीं किया जा सकता. समीर जी अपनी बात कह रहे थे जी. तो बिल्कुल तय था कि इस तरह के निर्णय हाईकोर्ट से जरूर आएगा, और हाईकोर्ट से नहीं भी आता तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया हुआ था, वहां से भी ये निर्णय आया था. अब सवाल ये है कि अब आपको लगता है कि ये चैलेंज किया जाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीका का रुख रहा इस मामले को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस मामले को चैलेंज किया जाएगा. मुझे लग रहा है कि अब जो रोहिणी आयोग का जो मामला है, अब हाँ, हम बात करते हैं रोहिणी आयोग क्या है. बिल्कुल, रोहिणी आयोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार मोदी ने एक रोहिणी आयोग को गठन किया था यह जानने के लिए कि भाई किस जाति को कितना आरक्षण मिल रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो जातियां हैं उसमें से 2-4% ही जातियां जो सारा आरक्षण का लाभ ले रही है, और बाकी जो जातियां ओबीसी में या टोटल रिजर्वेशन के अंदर अगर दे रहे हैं, उसके अंदर 4 या 5% की जो जातियां हैं, बड़ी जातियां हैं, वही इसका पूरा लाभ लेकर जाती है, और बाकी जिन्हें मिलना चाहिए था वो जातियां इसका लाभ ले नहीं पा रही थी. तो सबको लाभ मिले, इसके अंदर कोई भी जाति ना छूटे, जो छोटी छोटी जातियां हैं उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था. रोहिणी आयोग ने बहुत विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में सोच दी है कि आरक्षण को सब कैटेगराइज कर दिया, हर जाति का ओबीसी के अंदर, पूरा ओबीसी के अंदर कैटेगराइज कर दिया गया है, और ये बता दिया गया कि कौन सी जाति कब कब कितनी वंचित रही थी. और ये राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति को सबमिट कर दी गई है, अभी बताया नहीं. और राजनाथ सिंह ने कह दिया था 2019 के समय में कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, 2023 में राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया था कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर 2024 में हम लौट कर आएंगे तो उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं. आरक्षण बढ़ाने से बेहतर है पहले उसको एक बार देख लें, बिल्कुल सही लोगों तक, वंचितों तक उसका आरक्षण का लाभ तो पहुंचे. आप सहमत नहीं है कि ये बिहार सरकार चैलेंज करेगी? नहीं, देखिए पहली बात तो ये तथ्य जान लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कोई तेजस्वी जी के साथ नीतीश कुमार थे तब जाति गणना का प्रस्ताव जब आया था तो भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, तथ्य के तौर पर. जब प्रस्ताव आया था, जब ये पारित हुआ है तो सर्वसहमति से हुआ है, कोई एक पार्टी इसके खिलाफ नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के तौर पर, सरकार के तौर पर इसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत है या किसी का साहस है. क्यों? इसी तरह की राजनीति करनी है. एक कहावत है ना कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा. रिजर्वेशन वही है, आप 50% के ऊपर कर देंगे और 35% जनरल के लिए नहीं रह जाएगा, 35% ओपन हो जाएगा, यानी 35% में सब आ जाएंगे, इतना आरक्षण हो जाएगा. यह आरक्षण इस देश की संविधान सभा ने क्यों लाया था? इसके लिए 2 नाम दिए गए थे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब. लेकिन चूंकि जो ओबीसी जातियां थी उनकी राजनीति मजबूत हुई, फिर मंडल कमीशन की राजनीति हुई, फिर अभी तो इस सरकार ने, मोदी सरकार ने तो बाकायदा पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया. अब जाकर मुश्किल हो गई कि किसको आरक्षण दें और किसको न दें.
जब रूट कॉज नहीं एड्रेस किया जाएगा तो यह आरक्षण का लॉलीपॉप आएगा और उसी लॉलीपॉप को बार बार कहीं रोका जाएगा। मेरा यह मानना है कि सरकारें जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही उसकी वजह से यह आरक्षण का सारा वितंडावाद खड़ा है और यह कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट तो दूसरी मेरिट्स पे देखता है या हाईकोर्ट दूसरी मेरिट्स पे देखता है। राजनेताओं को अपनी राजनीति देखनी होती है, जाति समीकरण साधना। मुझे तो यह भी कहना है कि ये नीतीश कुमार को पहले मालूम होगा कि ये कोई ना कोई कोर्ट इसको रोक लगाएगा, सभी को पता है। लेकिन उस वक्त ठीक है, राजनीति के लिए अच्छा बढ़ा महाराष्ट्र भी आप देखिए ना, महाराष्ट्र मराठा को कैसे किया गया, उसमें 20% आपने जो है बढ़ा के शेड्यूल्ड कास्ट को कर दिया, 2% शेड्यूल्ड ट्राइब को कर दिया। टोटल जो आपको देखेगा ना ईबीसी मिला के 75% जो है रिजर्वेशन का प्रस्ताव था, 75% में, यानी 25% ओपन रह जाता जैसे हर्षवर्धन बोलते हैं। तो ये जो है किसी भी मतलब कोई भी कोर्ट इसको नहीं मानता। पहली बात ये, और जो 25% ओपन बचता है उसमें SC ST OBC सब लोग आते हैं। इन्होंने थोड़ा सा हल्के से बोला, मैं ज्यादा से बोलता हूं कि कभी बीजेपी ने ऐसे कोई ये जो कास्ट सर्वे था इसका कोई विरोध नहीं किया कभी। नहीं, बिहार में नहीं किया, ठीक बात है, कोई विरोध नहीं किया। तो ऐसा देखिए, एक तो पार्टियों की राजनीति अपनी ऐसी है कि वो इसका विरोध नहीं करेंगे, और दूसरा ये है कि कोर्ट कभी इसे मानेगा नहीं, क्योंकि आप जिस तरह का आरक्षण देना चाहते हैं वो बिल्कुल खराब है। आप ये देखें कि जैसे ओबीसी रोहिणी आयोग जो है उसमें यह है कि ओबीसी के अंदर किस तरह से आरक्षण मिल रहा है, क्या वो पिछड़ी जातियां जो ओबीसी के अंदर भी और पिछड़ी हैं उनको सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया रखें तो भी सही लगता है। लेकिन अगर इस तरह से आप कि जिसकी जितनी जाति उतना उसका आरक्षण, तो वो तो फिर खराब हो जाए। कोर्ट को भी एक बार के लिए तो फटकार लगाए और फिर एक बार के लिए क्लियर कर देना, कोई 50% है तो है, क्यों राज्य सरकार ये बार बार करती है? ठीक याद दिलाया इन्होंने, मराठाओं को करने के लिए वहां बढ़ाने की कोशिश होती रहती है महाराष्ट्र में। अभी आप जहां सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूं उसकी संभवतः आप कल्पना जरा कीजिए कि शिक्षा में आरक्षण नहीं था, शिक्षा में आरक्षण उच्च शिक्षा को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अर्जुन सिंह जब HRD मंत्री बने तो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उच्च शिक्षा को इस आरक्षण के दायरे में ले आया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रमोशन को आरक्षण के दायरे में लेकर के आया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी वही राजनीति करनी थी। और उसका विरोध उस वक्त समाजवादी पार्टी करती थी। हाँ, ये भी है। और आगे आइए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो ये भी है कि जितने ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजें हैं, इसमें ब्राह्मणवाद चलता है, ठाकुरवाद चलता है, बनियावाद चलता है, फलना है। इनको आरक्षण के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्या कारण है कि सारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो ब्राह्मण ही ब्राह्मण होते हैं? ये इस प्रकार का एक डिस्कोर्स नया निवल करके आया। तो ये कहां दूर तक जाएगा मैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जाएगा आने वाले दिनों में। जब राजनीति को आप इस स्तर पर लेकर के आएंगे, और चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जातीय जनगणना का विरोध किया था, मैंने विरोध किया था, मैं पटना हाई कोर्ट में केस लेकर के गया था। अच्छा। मैं उसका एक पार्टी हूं, मैं पार्टी हूं उसका। और उसका इस कारण था कि ये समाज जो है, हिंदू समाज को इसी जातियों में बांट करके मारने की बड़े साजिश का ये हिस्सा था। अब आप बताइए, ओबीसी को आप आरक्षण दे रहे हैं, उसका लिमिट्स कितना है? 8 लाख। आप समझ रहे हैं 8 लाख का मतलब क्या हुआ? जिसको 80,000 करीब 75,000 के आसपास मान लीजिए, जिसका प्रतिमाह इनकम है, आप 75,000 जिसका इनकम आ रहा है जिसके परिवार में प्रतिमाह, आप उसको आरक्षण दे रहे हैं। वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जा रहा है। मजेदार बात है, जो इनकम टैक्स पे ही है, अपर लिमिट सर, अपर लिमिट ही है। मैं फिर कह रहा हूं अपर लिमिट ही है। आप वहां पर उसको ये, और जो जनरल कैटेगरी का जिसको इकोनॉमिकली EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसका अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 1 साल के अंदर यदि आपने टेम्पररी भी जॉब आपने किया है तो भी आप उस आरक्षण के दायरे से आप बाहर निकल जाएं। मजेदार बात है, नौकरी वाला है ही नहीं। मतलब आपने 1 साल भी काम कर लिया तो आप EWS का, आप आरक्षण का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस पर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। एक और बात आप सुनिए, एक बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स चलता है रिजर्वेशन विद इन द कम्युनिटी, यानी कि आपका कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा। ओबीसी के अंदर जो समाज
जिसको आप सबको पूरा दुनिया ये जानती है भारत के अंदर डिस्कोर्स में, कि आप यादव और कुर्मियों को आप बाहर निकाल दीजिए, इनका आप जरा रिप्रेजेंटेशन जरा देखिए तो, इनका लैंड होल्डिंग्स जरा देखिए तो, प्रोपोर्शनल लैंड होल्डिंग आप जरा देखिए तो, कि इनकी कोई कमी है। लेकिन जो जातियां पिछड़ी हुई हैं उनको आप जरा एक जाइए कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी आप जाइए राजस्थान में, जितने ये डोमिनेंट कास्ट है, एसटी कैटेगरी में है, रिजर्वेशन का बहुत बड़ा बेनिफिट उसको जाता है, लेकिन जो वाकई एक इसका जो बेनिफिट होना चाहिए वो तो सब राजनीति के कुंड में वो हवन पर चढ़ गया है, संविधा बन गया है। ये सबसे बड़ा ये है। और इसी बात का जिक्र चल रहा था कि इसकी समीक्षा हो कि क्या देश में जिन जातियों को आप बताएं, ऐसी 25 जातियां हैं जिनकी जनसंख्या 0.0001% है, वो आरक्षण के दायरे में उनको कैसे फिट करेंगे? उनका कोई नेता नहीं होगा। जो राहुल गांधी का ये अभियान है, जो राहुल गांधी का ये है कि जिसकी जितनी संख्या हमारी, ये समाजवादियों पार्टी का नारा हुआ करता था। इसका मतलब है कि आप यादव कम्युनिटी है तो आपको 15% का रिजर्वेशन दे दिया जाए, कुर्मी है तो आपको 6% का रिजर्वेशन दिया जाए, जो 1.111111% है वो तो मेरिट में तो कहीं नहीं आएगा। वो सही बात है। जो जीडीपी है आपका, उसमें पारसियों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जैन कम्युनिटी की मैं बात करता हूं, उसका बड़ा कितना कंट्रीब्यूशन है। आप जरा देखिए इस दृष्टि, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा। और आरक्षण की सीमा तमिलनाडु में आप चले जाइए, 69% आरक्षण पहले से पड़ा हुआ है, 1990 से पड़ा हुआ है, ये 1992 में आया ना सुप्रीम कोर्ट का। दिखाई देती है ना कि तमिलनाडु में बढ़ा हुआ है। तो आप सर, आप लेकिन क्या है इस पर राजनीति यूं ही चलती रहेगी? नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई विकल्प नहीं है। और मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जिस राजनीति के सामने खड़े होने की उम्मीद की जाती थी, ये देश जिसकी उम्मीद करता था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बरसों बरस बहुत निष्ठा के साथ, बहुत त्याग के साथ, बहुत तपस्या के साथ एक बड़ा वर्ग पैदा किया जो जाति से ऊपर उठकर काम कर रहा था। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी आज जाति के ट्रैप में फंसी है। और मैं बहुत गंभीरता से कहता हूं कि 24 के चुनाव में उस राजनीति का भी वो शिकार हुए हैं। अभी वो इस स्थिति में दिखते नहीं, साहस नहीं दिखता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टियां कभी इससे इतर नहीं होती थी, कई पार्टियां तो जाति पे ही बनी हैं। लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों, और कम्युनिस्ट, इन तीन पार्टियों से उम्मीद थी कि ये राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगी, ये जातीय ट्रैप में नहीं फंसेंगी। दुर्भाग्य कि सब उसी ट्रैप में फंसते दिख रहे हैं, राजनीति उसी तरफ जाती दिख रही है। सौरभ जी, कहानी कुर्सी के जब चर्चा थी तो उस समय हम बार बात कहते थे, कुंबले की पिच पर आप फास्ट बॉलर आप लाएंगे तो काम नहीं करेगा, और फास्ट बॉलिंग की पिच पर यदि आप कुंबले को ले जाएंगे तो कुंबले काम नहीं कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग पिच था वो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद था। ये इतने बड़े खांचे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कहता हूं, सामाजिक कल्याण सिंह कहां मारे गए थे? कल्याण सिंह उस दिन मारे गए, वो हिंदू हृदय सम्राट थे ना कल्याण सिंह, लेकिन जिस दिन वो लोध कम्युनिटी के नेता बन गए उस दिन कल्याण सिंह खत्म हो गए। तो बिहार में कैसे राजनीति? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप बीजेपी के नेता हैं, बिहार में कैसे राष्ट्रवाद की? सर, मैं एक बात जोड़ दूं इसके अंदर, मोहन भागवत जी ने सिर्फ इतना कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए। कितना बवंडर मच गया से उनके इस बयान के बाद कि सबको भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा। मैं फिर वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में वो स्थिति कर पाने की नहीं है। कई बार होता है कि नदी को आपको क्रॉस करना हो तो आपको धारे के साथ बहनी पड़ती है। यदि आपको यहां जाना है ना तो आप बहुत दूर से चलना पड़ता है। यदि भारतीय जनता पार्टी आज यदि ये जाति विमर्श से अपने आप को हटा करके कुछ करना शुरू कर देगी, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक नुकसान इतना बड़ा होगा। मैं आपको कहूं, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू जो पूरी तरह से इस तरह के रिजर्वेशन के खिलाफ थे, हाँ बताइए, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या फिर जो आपका, वो तो मेरिट की बात करते थे, जाति बेस या फिर आपका रिलीजन बेस, दोनों के खिलाफ थे। आज की कांग्रेस वही काम कर रही है, उसी को बढ़ावा, क्योंकि ये पॉलिटिकल डिविडेंड देती है ये राजनीति। भाई सर, वोट बैंक की राजनीति, आप अपनी जो आपके स्टॉलवर्ड लीडर्स रहे उन्हें तो कहीं फॉलो करें, वो भी नहीं करती है कांग्रेस। नहीं, वो फॉलो करेंगे तो आज के स्थिति में वो इररिलेवेंट बन जाएंगे। इसलिए इररिलेवेंट बन जाएंगे कि कांग्रेस के लिए अब मजबूरी हो गई है,
उसी पिच पर ओबीसी ने सारे ओबीसी जितने क्षेत्रीय पार्टियां थी ओबीसी का वोट बैंक उससे छीन लिया। दलित वोट बैंक मायावती ने छीन लिया और भी कम्युनिटी ने, और सवर्ण वोट बैंक जो है वो बीजेपी ने छीन लिया। छोड़ दिया।